जीनियस क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो पिछले क्लास में हमने आपको क्लास 10 के राजनीतिक शास्त्र का तीसरा चैप्टर में सत्ता के भागीदारी की कार्यप्रणाली में वन लाइनर क्वेश्चन आंसर करवाए थे। इससे पहले राजनीतिक शास्त्र के फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर को विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान करवा चुके हैं। इसका पूरा वीडियो देखने के लिए जीनियस क्लास बाय राजेश सर में को यूट्यूब के माध्यम से सर्च करके पूरी वीडियो देख सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं सत्ता में भागीदारी की कार्यप्रणाली में अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, सत्ता में भागीदारी की एक अच्छी परिभाषा दे। तो सत्ता में भागीदारी वह माध्यम है जिसके द्वारा जनता को अपनी सहमति देना या फिर वापस देता है या फिर वापस ले लेता है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता दो कारणों से हुई है, राजनीतिक व्यवस्था में दृढ़ता और दूसरा अस्थायित्व के लिए तथा आपसी टकराव की संभावना को कम करने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। तो बेल्जियम की राजधानी क्या है? राजधानी में किन भाषाओं को बोलने वाले लोग निवास करते हैं? तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। यहाँ 3 प्रकार के भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, डच भाषा, फ्रेंच भाषा और जर्मन भाषा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। तो श्रीलंका की राष्ट्रीय एकता खतरे में क्यों दिख रही है? तो श्रीलंका की राष्ट्रीय एकता कई कारकों के कारण खतरे में दिख रही है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला कारण है जातीय और धार्मिक तनाव, दूसरा आर्थिक संकट और तीसरा राजनीतिक और अस्थिरता। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, बेल्जियम में सत्ता में भागीदारी के लिए अपनाए गए तरीकों का उदाहरण के साथ वर्णन करें। तो विभिन्न लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की भागीदारी के भिन्न भिन्न तरीके अपनाई जाती है। सत्ता में भागीदारी का सबसे अच्छा उदाहरण बेल्जियम में देखने को मिलता है। बेल्जियम में मुख्यतः 3 प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, डच भाषा, फ्रेंच भाषा और जर्मन भाषा। सत्ता में भागीदारी के प्रश्न पर तीनों भाषा बोलने वालों के बीच संघर्ष की स्थिति बनी रही। इसलिए बेल्जियम के शासकों ने इस समस्या को सुलझाने के लिए संविधान में निम्नलिखित संशोधन किया। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला संशोधन, केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषा के मंत्रियों की संख्या बराबर रहेगी। देश की व्यवस्थापिका कोई विशेष कानून तभी बना सकती है जब दोनों शासन के समूह के संदर्भ में कानून के पक्ष में मतदान करेगी। कई संघीय व्यवस्था के आधार पर राज्य सरकारों को केंद्र की अपेक्षा सत्ता में अधिक भागीदारी दी गई। सत्ता में भागीदारी की अधिक शुभ अवस्थिति बनाने के उद्देश्य में केंद्र सरकार, राज्य सरकार के अलावा सामूहिक सरकार का गठन किया गया। भारत में सत्ता में भागीदारी के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए गए? तो भारत में सत्ता में भागीदारी के विभिन्न रूपों में से विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का विभाजन के आधार पर हस्ताक्षरण किया गया है। यह सरकार के तीनों अंगों के बीच शक्ति का विभाजन किया गया है। विधायिका का कार्य देश के लिए कानून बनाना, न्यायपालिका का कार्य कानून की देखरेख करना और यदि कोई उसे तोड़ता है तो उसे दंडित करना। अब हम तीसरे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो क्या श्रीलंका में सत्ता में भागीदारी के लिए अपनाई गई तरीके सही है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दे। तो श्रीलंका एशिया महादेश में स्थित प्रमुख देश है।
यहाँ मुख्यतः दो जातियों के लोग निवास करते हैं। सिंहली और तमिल जाति बहुसंख्यक है। वहाँ से सरकार द्वारा सिंहलियों को अधिक सुविधाएं दी गई है। इसलिए तमिलों ने अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए आंदोलन शुरू कर दिया, जिससे देश की एकता संकट में है। अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। बेल्जियम में सत्ता में भागीदारी के लिए अपनाए गए तरीकों का उदाहरण के साथ वर्णन करें। विभिन्न लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता भागीदारी के भिन्न भिन्न तरीके अपनाई जाती है। सत्ता में भागीदारी का सबसे अच्छा उदाहरण बेल्जियम में देखने को मिलता है। बेल्जियम में मुख्यतः 3 प्रकार के भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं: डच, फ्रेंच और जर्मन भाषा। सत्ता में भागीदारी के प्रश्न पर 3 भाषा बोलने वालों के बीच संघर्ष की स्थिति बनी रही। इसलिए बेल्जियम के शासकों ने इस समस्या को सुलझाने के लिए संविधान में निम्नलिखित संशोधन किए। फर्स्ट है, केंद्र सरकारों में डच और फ्रेंच भाषा के मंत्रियों की संख्या बराबर रहेगी। देश की व्यवस्था की कोई विशेष कानून तभी बन सकती है जब दोनों कानून के पक्ष में मतदान करेगी। संघीय व्यवस्था के आधार पर राज्य सरकारों को केंद्र की अपेक्षा सत्ता में अधिक भागीदारी दी गई। सत्ता में भागीदारी की अधिक सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य में केंद्र सरकार, राज्य सरकार के अलावे सामूहिक सरकार का गठन किया गया। सत्ता में भागीदारी के विभिन्न रूपों का वर्णन करें। सत्ता में भागीदारी के विभिन्न रूपों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है, जिन्हें हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं। फर्स्ट है, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच। सरकार के 3 अंगों के बीच सत्ता का विभाजन किया गया है: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विभिन्न स्तरों पर गठित सरकारों के बीच समानता। शासन व्यवस्था को 3 स्तरों पर विभाजित किया है: केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार, राज्य स्तर पर राज्य सरकार तथा स्थानीय स्तर पर स्थानीय सरकार कानून बनाती है। विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता का विभाजन। किसी भी लोकतांत्रिक राज्य में विभिन्न जाति, धर्म, भाषा के लोग रहते हैं। उन्हें मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है: बहुसंख्यक समुदाय और अल्पसंख्यक समुदाय। अब हम गैर सरकारी संस्थाओं के बीच, यह लास्ट पॉइंट है। तो आइए हम जानते हैं सत्ता का विभाजन। किसी भी देश में विभिन्न गैर सरकारी संस्थाओं के बीच सत्ता का विभाजन होता है: राजनीतिक, दलित समूह, संघ तथा संगठन। आज के लिए ही इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ चैप्टर 4। थैंक यू।